नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसका नाम है CSIR नेट। बहुत फेमस एग्ज़ाम है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। वो बात अलग है कि अभी आप ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि आप अभी MSc में हैं या BSc में हैं। इसीलिए मैं ये एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आया हूँ CSIR नेट एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है बायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए। जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के हम लोग इसको भी टारगेट करेंगे। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अरे भाई, अगर आप IIT एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेते हो या फिर आप CUET PG क्वालिफाई कर लेते हो, कुछ भी MSc करने के बाद इस स्टेज से तो गुजरना ही पड़ेगा ना आपको। तो आपको इस एग्ज़ाम के भी बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम है क्या। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं, या तो BSc फर्स्ट ईयर में, या तो सेकंड ईयर में, या तो थर्ड ईयर में, या तो MSc फर्स्ट ईयर में, MSc के फाइनल सेमेस्टर में, उन सब के लिए काम आने वाला है ये वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि CSIR नेट एग्जामिनेशन होता क्या है। देखिए, नेट एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ बायोलॉजी का रिस्पेक्ट से, राइट। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स तो होते ही हैं आपके, जिसमें से एक आपका होता है लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस कैटेगरी में ये एग्ज़ाम होता है CSIR नेट। एक UGC नेट भी होता है, उसमें लगभग 89 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल। लेकिन जो CSIR नेट का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, वो टोटल जितने सब्जेक्ट होते हैं वो आपके 5 होते हैं, ठीक है। एक फिजिकल साइंस होता है, एक केमिकल साइंस होता है, एक लाइफ साइंस होता है, एक मैथमेटिकल साइंस होता है और एक अर्थ साइंस होता है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो CSIR के अंडर में आते हैं, राइट। तो CSIR जो होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसमें आपको लेबोरेटरी प्रोवाइड्स की जाती हैं दोस्तों। अभी मैं इसके ऊपर 2-3 और वीडियोस निकालूंगा कि इसका सिलेबस क्या है, कौन सी इसमें पार्टिसिपेटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपको देते हैं अलग अलग PhD करने का ऑफ़र, फिर आप कैसे आगे चल के प्रोफेसर बन जाते हो, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा दोस्तों। कहीं और से आपको कुछ भी रिसर्च या डिटेल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही वीडियो बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। तो CSIR नेट का जो एग्जामिनेशन होता है, वो आपको बेसिकली रिसर्च फील्ड में आगे ले जाने के लिए होता है। अभी मैं आपको धीरे धीरे चल के बताऊंगा, कोई समय नहीं बांधूंगा दोस्तों। मैं आपको धीरे धीरे चल के बताऊंगा आगे कि कैसे आपको सिर्फ पढ़ने का पैसा मिलेगा, ठीक है। कोई और ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आपको पढ़ने का पैसा दे दे, राइट। ये कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं जो आपको सिर्फ आप पढ़ते जाइए, आपको स्टाइपेंड मिलती जाएगी। चलिए मैं आगे डिस्कशन करता हूँ। अगले स्लाइड में मैं लिखा हूँ कि स्ट्रीम्स, राइट, कौन कौन से सब्जेक्ट के लोग एलिजिबल हैं। अगर आप MSc किस किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, राइट। एक लाइफ साइंस तो है ही, ठीक है। एक BSc या MSc लोग जो कर रहे होते हैं ना, बायोलॉजी से कर रहे होते हैं, कहते हैं यार मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, राइट। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी रहा है BSc से, BZC से मैंने किया हुआ, राइट। बायोटेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, जो बच्चे MSc BT से कर रहे हैं। जो बच्चे बॉटनी वाले तो हैं ही भाई, बॉटनी, क्योंकि मैं खुद बॉटनी स्ट्रीम का हूँ, राइट। बॉटनी, जूलॉजी, फिर उसके बाद जूलॉजी ऑनर्स वाले, राइट। तो ऑनर्स वाले भी एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद आपका एनिमल बायोटेक्नोलॉजी वाले जितने हो गए, जितने भी आपके एनिमल बायोटेक वाले हो गए, राइट, तो वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए। फिर उसमें आपकी, या फिर आप एक स्ट्रीम होती है जेनेटिक्स। अगर दोस्तों आप लोग कहेंगे तो मैं सारे अलग अलग ब्रांचेस पे भी आपको एक वीडियो बना दूंगा कि सब में MSc कैसे होता है, राइट। लेकिन कमेंट तो करेंगे नहीं आप वीडियो को शेयर तो करेंगे नहीं, लाइक करते नहीं हैं, सब्सक्राइब करते नहीं हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, कुछ सेकंड का काम होता है, नैनो सेकंड्स। तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए आप, क्योंकि आपको इससे सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। और भैया 4-5 साल तो आपको बिल्कुल ही काम आने वाला है ये सारे वीडियोस, क्योंकि आपको PhD भी तो करनी है आगे चल के। फिर उसके बाद उसमें आपको थेसिस राइटिंग भी करनी है, फिर उसमें डिजर्टेशन राइटिंग भी है, सब इसमें पता चल जाएगा आपको, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी वाले भी एलिजिबल होते हैं इसमें, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी वाले भी एलिजिबल होते हैं, राइट। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले भी होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी अगर आप कर रहे हैं तो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ मिलती है भैया, तो ये आपको हैदराबाद साइड में चले जाएंगे ना, तो वहाँ से होती है। खैर मैं इस पर अलग अलग वीडियो बना दूंगा। लाइफ साइंस में जितने भी मैं स्ट्रीम के नाम लिख रहा हूँ दोस्तों, कंप्यूटेशनल बायोटेक्नोलॉजी हो गया चाहे आपका, वो सारे भी एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके अलावा दोस्तों एक शॉकिंग चीज़ आपको बताता हूँ, CSIR नेट के एग्जामिनेशन को टफ कुछ और बच्चे भी बना देते हैं, राइट। वो बच्चे हैं B फार्मा के, राइट। ये कूद जाते हैं इसमें। तो ये भी मैं मानता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है अलग एग्जाम को टारगेट कर रही होती है। उस स्पेसिफिक एग्जाम का नाम GPAT होता है दोस्तों, नाइपर होता है, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। मगर ये लोग भी कहीं ना कहीं टारगेट बना रहे होते हैं कि यार एक रिसर्च का पेपर देना ही है, तो एनालाइज करने के लिए अपने आप को मैं B फार्मा वाला हूँ, मैं भी दे देता हूँ CSIR नेट, मैं भी दे देता हूँ गेट का एग्ज़ाम, राइट। वो देते ज़रूर हैं दोस्तों,
ये मत समझिएगा कि वो लोग नहीं देते होंगे, वो लोग भी ये एग्ज़ाम देते हैं और अच्छे खासे अमाउंट में देते हैं। अगर वो उनमें से 10 भी प्रिपेयर्ड हैं जिन्होंने जीपैट वगैरह की तैयारी अच्छी करी, वैसे ही मैंने आपको बताया दोस्तों गेट का लेवल क्या होता है, जीपैट को भी वैसे पैरेलल लेकर के चलिए, तो दोस्तों दोनों एकदम सेम फील्ड हो जाती है, राइट। तो वो लोग भी अगर बैठ रहे हैं तो कंपटीशन को कहीं ना कहीं कट थ्रोट कंपटीशन बना रहे हैं। तो बी फार्मा वाले, और दूसरा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, MBBS वाले बच्चे जो होते हैं ये भी इसके अंदर बैठते हैं, चाहे वो आपके MS ब्रांच के हों चाहे वो MD, ठीक है। तो ये लोग भी इसके अंदर बैठते हैं। तो कौन कहता है कि CSIR नेट एग्ज़ाम आसान होता है? बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। इसमें अलग अलग ब्रांचेस और बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है, राइट। अभी आगे चलिए तो मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या क्या होता है। तो ये तो मैं स्ट्रीम्स की बात कर रहा था कि कौन कौन बैठ सकता है इसमें, राइट। अगला है एलिजिबिलिटी। पहले तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से स्ट्रीम के लोग बैठ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप अगर MSc फाइनल ईयर में हैं, राइट, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि BSc वाले नहीं दे सकते, दे सकते हैं, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हैं दोस्तों, आप स्टाइपेंड अवेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्टाइपेंड अवेल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, उसमें रोल नंबर मांग रहा होता है, जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो रोल नंबर मांग रहा होता है। तो रोल नंबर आप ऐसे ही कुछ भी भर दीजिए इसका BSc का, लेकिन आप फिर आगे नहीं कर नहीं सकते हैं इसको। 2 साल की आपकी MSc कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपकी MSc नहीं कंप्लीट है तो आप स्टाइपेंड अवेल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी MSc पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, राइट, ध्यान से सुनिएगा, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, ठीक है। ये आपका कंप्लीट ही होना चाहिए और 55% आपका MSc में होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और अगर आप 60 भी ले जा सकते हैं तो अच्छी बात है, उससे ऊपर भी ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और 50% अगर आप SC ST हैं तो, राइट। ये जनरल और OBC दोनों के लिए था ये 55%, राइट। दोनों को एक ही मतलब थाली में लेके चलिए, क्योंकि OBC का भी लगभग वही, फॉर्म का भी पैसा उतना ही रहता है, EWS का भी उतना ही रहेगा, जनरल का भी। और SC ST वालों को यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है दोस्तों, 50% लाना होता है सिर्फ अपने एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड में। तो दोस्तों ये है इसके लिए एलिजिबिलिटी, MSc फाइनल ईयर में होना चाहिए, और या फिर अगर उसकी MSc कंप्लीट हो गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। MSc कंप्लीट हो जाएगी तो आप 2 चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एक JRF एक असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ MSc फाइनल ईयर में हैं या MSc फर्स्ट ईयर में हैं या MSc के आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आप एक अपीयरिंग का फॉर्म भरेंगे। अपीयरिंग का फॉर्म भरने के बाद उसको अटैच करेंगे उसके अंदर, और आप एलिजिबल हो जाएंगे सिर्फ JRF के लिए, ठीक है, सिर्फ JRF के लिए। JRF माने जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब बेनिफिट्स जान लीजिए क्या है। बेनिफिट्स वैसे मैंने पहले स्लाइड में अपने बता दिया था, लेकिन फिर भी बता दूं, आपको स्टाइपेंड मिलता है, राइट, आपको स्टाइपेंड मिलता है। वैसे मैं कहानी शुरू से सुनाता हूँ आपको। आप जब CSIR नेट क्रैक करते हैं ना, एक सेकंड जरा रुक जाइए, मैं इसको मिटा लूँ। जब आप CSIR नेट क्रैक करते हैं तो CSIR नेट का जो एग्जामिनेशन है ना, ये आपको 2 चीज़ के लिए एलिजिबल बनाता है। एक तो है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और दूसरा है आपका JRF के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब दोनों के बीच में डिफरेंस जान लीजिए, क्योंकि ये एक डिटेल और डेडिकेटेड वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, राइट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं ना, जैसे आप सपोज कर लिए कि आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, लेकिन याद रखिएगा अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका MSc कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन JRF जो होता है ना, अगर आप MSc फाइनल ईयर में भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। तो आप जब निकालते हो ना, तो आप फॉर्म में भर रहे होते हो कि आप किस किस चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF। तो आप डालते हो दोनों, तो कट ऑफ बनती है, राइट। तो उस कट ऑफ के हिसाब से आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेक्चररशिप के लिए LS, बेसिकली ये असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से नहीं होता है, LS लेक्चररशिप के लिए और JRF के लिए, राइट। तो JRF ना दोस्तों थोड़ा सा टफ होता है। अब यहाँ से आप बात को समझिएगा, JRF जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू LS लेक्चररशिप। तो JRF में क्या होता है आपको कि आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है, आप इसको 28 साल ही तक भर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फिर आप इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे, फिर सोशल मीडिया साइट्स पे जाकर के यही सवाल दूसरे से पूछ रहे होंगे, जबकि आंसर यहाँ पे अवेलेबल है आपको, ठीक है। तो लेक्चररशिप में जो होता है ना, उसमें आपकी अनलिमिटेड एज है, राइट। आप किसी भी एज में, अगर आप 50 साल के भी हो, राइट, अगर आप 50 ईयर्स के भी हो, तब भी आप बैठ सकते हो लेक्चरशिप में। लेकिन जो JRF होता है ना, उसमें आपको 28 ईयर्स मैक्सिमम होता है दोस्तों। इसके आगे अगर आप एक्सीड हो गए तो अब आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो, आप डायरेक्टली अब एलिजिबल हो गए किसके लिए, लेक्चरशिप के लिए, राइट। बात समझ में आई? अच्छा, अब डिटेल में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ कि JRF कैसे मिलता है भैया और लेक्चरशिप कैसे मिलता है। देखो, सपोज करो पेपर जो होता है ना तुम्हारा, वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक,
पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। तो 200 मार्क्स का जब पेपर होगा तो सपोज करो अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है यार, कट ऑफ कितना आया था बताओ, कितना बना था, इसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा अलग से, सिलेबस वाले में इंक्लूड करके आपको बताऊंगा। तो 200 मार्क्स का होता है। अगर सपोज कर लो कि 100 मार्क्स पे आपका लेक्चररशिप बनता है, याद रखना लेक्चररशिप का अलग से आप फॉर्म नहीं भरोगे, राइट, आप लेक्चरशिप का उसी में फॉर्म भरोगे, उसी में एलिजिबल हो जाओगे आप। और 100 मार्क्स पे अगर आपका एलएस बन रहा है तो 105 मार्क्स पे ही आपका जेआरएफ बनेगा। अच्छा, अब एक नॉर्मल बच्चा जो है ना, जो एकदम नए नए इसमें घुसा है CSIR नेट में कि चलो जानते हैं क्या है, तो वो क्या सोचेगा ना यार 105 ही तो है, बहुत मुश्किल नहीं होगी। दोस्तों इस 5 नंबर को इंक्रीमेंट करने में ही ना पूरी जोर लग जाती है, पूरी ताकत लग जाएगी आपकी। कॉन्सेप्ट क्या होगा, फिर कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जेआरएफ टफ है। अब एलएस से क्या होता है ना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर चलते हो आगे बनकर, आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, राइट। और ये एक चीज़ मांगता है, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। और जेआरएफ जो होता है ना वो आपका 28 ईयर्स के आप होते हो मैक्सिमम, आप इसको दे सकते हो 28 साल तक, 28 ईयर्स तक, राइट। और जेआरएफ आपको क्या करता है ना, पीएचडी के लिए इनरोल कराता है अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है, नाइजर हो सकता है, IISc हो सकता है, IITs हो सकता है। तो जेआरएफ आपको, और ये अच्छा याद रखिएगा, इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलती है, इसमें आपको स्टाइपेंड मिलती है दोस्तों 32 से लेकर के 35,000 की, राइट, 35,000। अब आप कहोगे इतनी कम स्टाइपेंड लेके क्या करेंगे, याद रखना दोस्त, इसमें आपको HRA वगैरह ऐड करके मिलता है। फिर दूसरी बात, यूनिवर्सिटी पूरा खर्चा उठाती है। फिर तीसरी बात ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का पैसा मिल रहा होता है। अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चैलेंज करता हूँ, कोई भी जॉब पकड़ो आप, कोई भी जॉब ऐसी है आपको जो सिर्फ पढ़ने का पैसा दे रही हो, बिल्कुल कोई ऐसी जॉब है ही नहीं, कोई ऐसी जॉब नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में घुस गए अगर आप जॉब कर रहे हो, वो तो आप वो पूरी कहानी जानते हो, मैंने गेट वाली वीडियो में बता भी रखा है कि पूरी तरह से काम लिया जाता है आपसे और मिलता कुछ नहीं है, राइट। वही मिलेगा जो मतलब आप डिज़र्व कर रहे हो। तो जितना टैलेंट है आपके अंदर, जितनी स्किल्स है, शो करो, बॉस को इम्प्रेस करो, आपको मिलते जाएगी, राइट। CSIR नेट ये नहीं मांगता, तुम जेआरएफ क्रैक करो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू देने के बाद पीएचडी में इनरोल हो जाओ। जैसे ही इनरोल हुए तुम्हें स्टाइपेंड आने लगेगी, वो बिल्कुल नहीं देखा जाएगा तुम थेसिस कितना कंप्लीट कर रहे हो, एक साल में, 2 साल में, 3 साल में, हाँ, लेकिन तुम्हारे माइंड के ऊपर है। बोर होने लगे तो यार जल्दी जल्दी करोगे ही कंप्लीट। ऐसा थोड़ा ना है कि यार मुझे स्टाइपेंड मिल रही है तो मैं करते ही जा रहा हूँ, वो भी इससे स्टाइपेंड की कुछ एक वैल्यू होती है दोस्त। जेआरएफ जो होता है ना, आपको 3 साल तक जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, फिर वो 2 साल के लिए इंक्रीमेंट हो जाता है, जो बदल जाता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। तो दोस्तों 32 से 35 हज़ार बहुत होता है, आप इसको फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे मैं इस पर बाद में बात करूँगा कि फिर आप इसको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, या अच्छी अच्छी किताबें कैसे खरीद सकते हो, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स कैसे ले सकते हो, राइट, बाद में बताऊँगा इस चीज़ को। अगला है पेपर डिस्कशन। हाँ, पेपर के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है कि पेपर आता कैसे है। देखिए है क्या कि क्वेश्चन जो होते हैं ना, 145 क्वेश्चन आते हैं, राइट, 145, घबराओ मत, इतना क्वेश्चन आपको करना नहीं होता है, राइट, 145 नहीं करना होता है, उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है, राइट। तो आपका पार्ट ए जो होता है ना, पार्ट ए में जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं आपके, वो आपके रहते हैं 20 क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, घबराने वाली बात नहीं है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट ए में जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरल एप्टीट्यूड होता है, राइट। आपका मैथमेटिक्स आ जाती है, रीजनिंग आ जाता है, सर्किल स्क्वायर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट। उतने भी टफ लेवल का नहीं होता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं थोड़ा सा दिमाग के साथ जो है, थोड़ा सा कसरत की जाए दिमाग के साथ। ऐसा नहीं है कि पूरा उठा करके पूछने लगे SSC लेवल का, राइट, उस लेवल का नहीं पूछ रहे होते हैं, लेकिन हाँ इतना पूछ देते हैं कि आप फंस जाओगे कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, क्योंकि वो भी जान रहे होते हैं कि भाई सेक्शन C और सेक्शन B एकदम डेडिकेटेड हार्डकोर जो है उससे सवाल बनाना है, क्योंकि ये रिसर्च लेवल का एग्जामिनेशन है, राइट। तो पेपर ए में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए में, और पार्ट बी में जो आता है आपका, वो आता है 50 क्वेश्चन, राइट। अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, अभी आप सुनते जाइए बस। और पार्ट सी में जो आता है ना, वो आपका 75 क्वेश्चन टोटल होते हैं, राइट, टोटल होते हैं। अब आपको इस 20 में से मैक्सिमम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, राइट।
और इसमें आपको कितना अटेम्प्ट करना होता है, 50 में से मैक्सिमम आपको 35 अटेम्प्ट करना होता है, और इसमें आपको 75 में से 25 अटेम्प्ट करना होता है। राइट, क्लियर हुई बात। तो ये 3 होता है आपका मैक्सिमम। अब उसमें अलग अलग वैरायटी रहेगी क्वेश्चन की। अब आप सेलेक्ट करिए प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, फिर उसमें अब मैं इसको जब मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि आपको कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या है। राइट, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कशन करूँगा। अब बात कर लेता हूँ फेलोशिप के बारे में। फेलोशिप के बारे में मैंने थोड़ा एक्साइटमेंट में पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होती है बताते वक्त कि जो लोग कहते हैं यार BSc MSc के बाद क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये उनके लिए स्पेशल वीडियो। भैया देखो, ये होता है, ये मिलता है, ये आप मेहनत करोगे ना तो ये मिलेगा आपको BSc MSc के बाद। कोई टैलेंट नहीं है, प्योर साइंस वाली है भाई, ये चीज़ नहीं है तो तुमको सिर्फ यही मिलेगा। हम लोग लीडिंग, हम ही लोग तो पहचान है भाई, हम लोग तो रिसर्च करने जा रहे हैं, हम ही लोग तो किसी देश की पहचान है कि मतलब हम रिसर्च कर रहे हैं और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री सेक्टर का। राइट, तो हम लोगों को सबसे पहले तो प्राउड फील होना चाहिए, लेकिन लो फील होना चाहिए। लो एक पॉइंट पे हो गया था जब CSIR नेट अपना एग्जामिनेशन नहीं ले रहा था, वो अलग बात थी दोस्तों, कि 1 साल पूरा एग्जामिनेशन ही नहीं कंडक्ट कराया ये, जो कि बहुत बुरी बात थी। मुझे भी लगा कि ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन हाँ 2 से 3 बार एग्ज़ाम लेने का इस बार 22 में उन्होंने ऐसा बोला है, और वो हो भी जाएगा, क्योंकि 2 बार ये लोग ले लिए और 1 अटैम्प्ट बचा हुआ है, वो भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो कवर हो जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा सा स्ट्रेस बनता है बच्चों को, तो थोड़ा जो है टाइम पे लेना चाहिए, NTA को मैं कह रहा हूँ। अब बात करता हूँ मैं फेलोशिप की। तो फेलोशिप मैंने बताया 32 से लेकर के 35,000 तक। अब देखो दोस्त, 32 से 35,000 सुनने में कम लग रहा है, राइट, लेकिन ये है बहुत तगड़ी चीज़, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ने का पैसा मिलेगा, कि आप पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उस पर कुछ खोज रहे हो, ठीक है, तो उस पर आपको पैसा मिलेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, फिर इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो यार, लेकिन इंडिपेंडेंट तो होगा ना तुम खुद से तो संभाल लिए ना अपना सारा चीज़, कि यार 32 से 35,000 मिल रहे हैं, अब मैं अपना संभाल सकता हूँ, अब ऐसा नहीं है कि मुझे पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहना होगा। राइट, और ये 32 से 35,000 आपको ये नहीं दिया जाता है कि आपकी ज़िंदगी लग्जरियस चले, ये इसलिए दिया जाता है कि आप टॉप क्लास की किताबों को, टॉप क्लास के रिसर्च पेपर्स को, टॉप क्लास के रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स को अवेल करें, और उससे आप रिसर्च के लिए अपना योगदान दें। बात समझिएगा मेरी। फेलोशिप इसलिए नहीं मिलती कि आपकी ज़िंदगी लग्जरियस बीते, ठीक है, इसलिए मिलती है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अवेल कर सकें, ठीक है। और टूर के लिए भी मतलब मिलता है, आपको जाना है, फॉरेन का टूर करना है, आपको इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी भेज रही है आपके रिसर्च वर्क के लिए, तो आपको जो है दिया जाता है इतना 32 से 35,000, ठीक है। तो ये अच्छी खासी अमाउंट है। अब बात कर लेते हैं नेट वर्सेस JRF। वैसे मैंने डिस्कशन किया है, लेकिन फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ नेट वर्सेस JRF के बारे में। नेट जो होता है ना दोस्तों, ये आप में मैंने सबसे पहले बात बोला कि इससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर। और इसमें आपकी अनलिमिटेड एज, मतलब आप कितने भी साल के हो आप बैठ सकते हो, ठीक है, कितने भी एज के हो आप बैठ सकते हो इसमें नेट में। दूसरी बात यह है कि इसकी जो कट ऑफ बनती है ना, कट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो लो बनती है। राइट, अब बात करते हैं JRF की। तो JRF में क्या होता है ना कि इसकी कट ऑफ हाई बनती है। देखो दोस्तों, ये थोड़ा डिमांड तो ज़्यादा कर रहा है, लेकिन इसके फ्रूट भी बहुत मीठे हैं। कट ऑफ हाई बनती है, फिर आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वैसे आप PhD के लिए एलिजिबल इसमें भी हो जाते हो, राइट, PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हो अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से। फिर आपको स्टाइपेंड मिलने लगता है, राइट, स्टाइपेंड अच्छा का। देखिए दोस्तों, नेट के थ्रू आपको नहीं मिलेगा, लेकिन JRF निकालोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी कट ऑफ हाई बनती है, PhD मिल जाता है, स्टाइपेंड आपको 32 से 35,000 मैंने बताया हुआ है आपको मिल जाता है। फिर ये JRF SRF में कन्वर्ट हो जाता है। एक सबसे बड़ा मैं जो बोलूँगा कि ड्रॉबैक है जनरल कैटेगरी वालों को, या फिर आप OBC में हैं तो 28 ईयर्स, राइट, तो 28 साल जो होता है ना, वो आपका मैक्सिमम है। इसके बाद आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, अपने आप ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इतनी सी बात क्लियर हुई आप लोगों को, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नेट वर्सेस JRF में। और कौन कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से आइजर्स हैं, कौन कौन से नाइजर हैं, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो यस टाइप करिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैं दे दूंगा, राइट। अच्छा, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पिछली बार मैंने बताया और एक बार फिर बता देता हूँ। JRF में आपका 28 ईयर्स मैक्सिमम होता है, और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए इसका जो एज होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, आप कितने भी साल तक बैठ सकते हो।
तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग CSIR नेट एग्जामिनेशन। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि भाई हमको BSc के बाद अब क्या करना चाहिए, MSc के बाद करना क्या चाहिए। हमने नेट के बारे में सुना तो है, JRF के बारे में सुना तो है बहुत लोगों के मुंह से, लेकिन ये होता क्या है, निकलता कैसे, इसका आइडिया नहीं है। तो ये उनके लिए वीडियो था, और ये उनके लिए भी था जो कहते हैं कि यार इसके बाद कोई जॉब नहीं है, कहीं काम में लग जाओ। ठीक है, मेहनत करो, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ये आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो लेट हो रही है, इसका मतलब क्वालिटी कंटेंट आने वाला है भैया, याद रखना इस बात को। जल्दी जल्दी में ये नहीं कि थंबनेल कुछ भी बना दिए हैं हम, और देख लीजिएगा मेरा एक भी चैनल उठा करके दोस्तों, एक भी वीडियो मैंने किसी जगह कोई भी थंबनेल आलतू फालतू नहीं लगाया है। ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए बनती है जो वीडियो आपके लिए चाहिए। तो इसके लिए टाइम भले लग जाए, लेकिन क्वालिटी कंटेंट दे के रहूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।